हॅलो एव्हरीवन. आजच्या रिटेल मॅनेजमेंटच्या लेक्चरमध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत. आपण जो सेकंड युनिट स्टार्ट केलेला आहे त्याचा आता हा जवळजवळ लास्ट पॉइंटवर आपण येऊन थांबलोय. जे आजच्या लेक्चरला आपला सेकंड युनिट संपेल. तर आपण फंक्शन्स ऑफ HRM इन रिटेल, HR ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंट हा जो पार्ट आहे रिटेलिंग मध्ये कशा पद्धतीने मॅनेज केला जातो किंवा ह्युमन रिसोर्सचे जे फंक्शन्स आहेत रिटेलिंग मध्ये, तर ते फंक्शन्स आपण स्टडी करणार आहोत यामध्ये की ऍक्च्युली ह्युमन रिसोर्सचा रोल काय आहे. आणि तर तो रोल तुम्हाला इथे लक्षात येईल. आयडेंटिफाईंग, आता हे जे 6 पॉइंट्स दिले ते आपण इन डीप बघूया. आयडेंटिफाईंग द व्हेरियस रोल्स इन द ऑर्गनायझेशन. मग आता आपल्याला ऑर्गनायझेशन मध्ये जे काही डिफरंट टाइप ऑफ पर्सन्स काम करतात, ऑथोराइज पर्सन असतील, काही हायर अथॉरिटीज असतील, सबऑर्डिनेट्स असतील, तर प्रत्येकाचे रोल्स आपल्याला समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. प्रत्येकाचं टास्क काय असेल, त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी काय असेल आणि त्यांच्याकडे असणारं स्किल, त्यांचं एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड, ह्या सगळ्या गोष्टी इथे डिफाईन केल्या जातील HRM च्या थ्रू. जर यामध्ये त्यांनी सांगितलंय the first step starts with the identification of various tasks or jobs that need to be performed in the organization, and this helps in determining the number of people required for various jobs. यानी कि हर चीज के लिए, हर जॉब के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, कितने पर्सन्स का होना जरूरी है. हम लोग बोलते हैं ना वैकेंट पोस्ट है, तो वो वैकेंसी किस चीज की वजह से कि कभी कोई एक रिटायर पर्सन हो जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है, या जॉब छोड़ के जाने वाले पर्सन्स भी है. तो इसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी वैकेंट पोस्ट रहती है, तभी हम लोग क्या करते हैं, नई रिक्रूटमेंट, नया सिलेक्शन वहां पे किया जाता है. तो रिक्वायरमेंट हर एक जॉब के लिए रहती है, अभी कहा कौन से डिपार्टमेंट में कितने पर्सन्स का होना जरूरी है. तो ऐसे उन्हें क्या करना है, यहाँ पे अपॉइंट करना है, हर एक का रोल डिफाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशन को. ओके, so buying and merchandising, store management, यहाँ पे the key task in a typical retail organization involve. तो retail organization क्या करती है, buying and merchandising. ओके, यानी मर्चेंडाइज को सेल किया जाता है, बाय किया जाता है. स्टोर मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, हर एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने सारे, मतलब स्टोर का जो भी मैनेजमेंट है या ऑपरेशंस है वो मैनेज किए जाएंगे. उसके लिए रिक्वायरमेंट कितनी है पर्सन्स की, वो आइडेंटिफाई किया जाएगा. टेक्नोलॉजी सपोर्ट, यानी कि it is necessary that persons with the right attitude and skills sets are recruited for the above mentioned function, as they are the key in any retail organization. While professional qualifications for the various tasks are important, it is also necessary to hire person who understand consumer trends and technology, what it can provide. यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी पर्सन काम करेगा, तो उसके पास ये स्किल होना बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर का ट्रेंड उसे समझ में आना चाहिए, वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, या टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज उसके पास होना बहुत जरूरी है. दैट इज इम्पोर्टेंट एज रिटेल हैज बीन वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. यानी कि रिटेलिंग जो सेक्टर है उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत दिनों से है, ये ओल्डेस्ट यूजर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, यहाँ पे रिक्रूटमेंट जो है फर्स्ट स्टेप है एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस की, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, विच एम एट ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग एंड इफिशिएंट स्टोर स्टाफ एज अ मींस ऑफ अचीविंग सेल्स टारगेट्स. आपके हर एक स्टोर का, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक टारगेट रहता है, सेल्स टारगेट. तो जो अचीव करने के लिए आपको ये HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का होना वहाँ पे बहुत जरूरी है. तो उसके लिए आपको अपॉइंट करने पड़ते हैं इस तरह के पर्सन रिक्रूटमेंट के थ्रू, और उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं हमारा टारगेट. तो सिलेक्शन प्रोसेस वैरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू organization, also between two different positions. For example, if retailer is looking for entry level salesperson, he tends to rely on educational institution, advertisement and employee recommendation. Moreover, if he is looking for middle management position, he is likely to use employment agencies, competitors, advertisements. यानी कि कौन सी जॉब के लिए आपको रिक्रूटमेंट करनी है वो बहुत देखना बहुत जरूरी है. इसके हिसाब से हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि उसका एजुकेशनल लेवल कितना होना चाहिए, कौन सा नॉलेज उसके पास होना चाहिए. तो ये जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो बहुत कॉस्टली है. लास्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, it can very costly, it takes a great deal of time to set up an effective recruitment process.
यानी कि यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये रिक्रूटमेंट और सिलेक्टिंग की, लेकिन इसके थ्रू हम हमारे टारगेट्स क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे स्टोर का स्टाफ जो है, एम्प्लॉई है, वो क्या कर सकता है, यहाँ पे इफिशिएंटली वर्क कर सकता है अगर उसके पास वो नॉलेज, उस एरिया रिलेटेड नॉलेज है, स्किल है। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि आफ्टर सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स, एक बार आपने सिलेक्शन कर दिया किसी एक कैंडिडेट का ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली एचआर डिपार्टमेंट की क्या होगी कि ट्रेनिंग अरेंज करना। तो आपका जो भी जॉब है उसके लिए आपके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ऑल एम्प्लॉयज को, न्यू एम्प्लॉयज जो है या जो ओल्ड एम्प्लॉयज है उन्हें रीट्रेन किया जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे जिस तरह से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा उस तरह से आपके जो एम्प्लॉयज है उन्हें ट्रेन किया जाता है एचआरएम के थ्रू, यानी कि उसके अंदर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया जाता है। when there are new people in the organization they need orientation to their job workplace people around, training of sales staff as they are in direct contact with customers, सेलिंग करते वक्त आपका जो सेल्समैन है उसका डायरेक्टली कस्टमर के साथ कांटेक्ट आता है, तो उसे भी ट्रेन किया जाता है to for effective communication skills to handle customers complaints। ट्रेनिंग किस चीज का दिया जाएगा कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होगा तो ही आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर को हैंडल कर सकते हैं या कस्टमर के जो भी कंप्लेंट्स है उसके लिए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर स्किल एनहांसमेंट। ओके, एचआरएम के फंक्शंस हम स्टडी कर रही है, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फोर्थ आपका जो फंक्शन है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को अगर हम मोटिवेट करते, कुछ रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करते, इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉय जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। रिटेलर्स हैव स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग द स्टार performers of the month in their stores. They are used to reward performance at the individual team and organizational level। यानी कि रिटेलिंग के अंदर एक नया जो ट्रेंड है वो क्या है कि मंथली वो लोग परफॉर्मेंस चेक करते हैं और रिवॉर्डिंग सिस्टम रखते हैं परफॉर्मेंस के लिए। कभी कभी इंडिविजुअली दिया जाता है, कभी टीम को दिया जाता है, कभी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे दिया जाता है। ओके, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, ये जो है कंपेंसेशन दिया जाता है, मतलब द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सच कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स आर टू कंट्रोल द कॉस्ट, टू एस्टैब्लिश फेयर एंड इक्विटेबल रिम्यूनरेशन टू ऑल, टू यूटिलाइज द कंपेंसेशन एंड बेनिफिट डिवाइस। ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयज को एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम उन्हें क्या करते हैं, इक्विटेबल रिम्यूनरेशन जो है, यानी कि फेयर रिम्यूनरेशन, की अगर कोई बहुत ज्यादा हेवी वर्क कर रहा है फिर भी उसका ज्याला आपण म्हणतो त्याचा मोबदला तेवढा मिळत नसेल, वेतन तेवढं नसेल, वेजेस और सैलरी जो है उसके अंदर अगर डिफरेंस है, फेयर वेजेस आप नहीं प्रोवाइड कर रहे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन को वो बेनिफिट नहीं दे सकते क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, अभी इवेल्युएशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन देने के बाद जब भी वेल ट्रेन आपके एम्प्लॉयज काम करेंगे, इफिशिएंट वर्क करेंगे, तो इवैल्यूएशन के बाद हमें पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय लायबल है, एबल है वो रिवॉर्ड के लिए, रिवॉर्डिंग सिस्टम के लिए। इवैल्यूएशन नहीं किया जा रहा है तो किसी भी एम्प्लॉय को फिर हम लोग क्या करेंगे, रिवॉर्ड करेंगे तो कोई एक दूसरा हर्ट हो सकता है यहाँ पे। तो इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है, कितनी क्वांटिटी में वर्क कंप्लीट हुआ है, क्वांटिटेटिव वर्क कितना है, कौन से फैक्टर्स उस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो ये सब हमें परफॉर्मेंस इवेलुएट करते वक्त ध्यान में रखना है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन रिटेल, अभी रिटेलिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टडी किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर स्टडी किए, लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर स्टडी किया था, फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर स्टडी किया था, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर स्टडी किया था। तो अभी इस वक्त हमें क्या स्टडी करना है कि रिटेलिंग के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। So the organization structure identifies the activities to be performed by specific employees and determines the lines of authority and responsibility in the firm। यानी कि इसमें भी रिटेलिंग के अंदर भी अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें क्या करना है,
डिटरमाइन करना है कौन से रोल में कौन सा एम्प्लॉय काम करेगा, कौन सी एक्टिविटी करेगा, ये भी आइडेंटिफाई करना है। द फर्स्ट स्टेप इन डेवलपिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज टू डिटरमाइन द टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म। दिस टास्क आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर कैटेगरीज। अभी ये जो टास्क है कि अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो इसे 4 कैटेगरीज में उन्होंने क्या किया, रिटेल फर्म ने डिवाइड किया। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ऑपरेशंस जो है 4 ऑपरेशंस दिए। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट करना है, मर्चेंडाइज का मैनेजमेंट करना है यानी कि जो सेलिंग के लिए प्रोडक्ट्स रखा जाता है उसका मैनेजमेंट करना है, या स्टोर मैनेजमेंट करना है। तो हर एक ऑपरेशन को अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया कि पर्सन्स को डिवाइड कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज को डिवाइड कर दिया, डिस्पर्स कर दिया। तो इसकी वजह से हमारा मैनेजमेंट परफेक्ट हो सकता है। Once the tasks have been identified, the management needs to take into consideration its own requirements and targets and how they can be achieved. It needs to consider the requirements of the target market and the needs of its own internal customers. यानी कि हर एक डिपार्टमेंट को ये पता होना बहुत जरूरी है, मैनेजमेंट करते वक्त कौन सी चीजों को कंसिडर करना है यहाँ पे, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सा मार्केट आपने टारगेट किया है, और वो एज पर रिक्वायरमेंट हमें क्या करना है, टारगेट मार्केट की नीड्स कंप्लीट करने हैं। तो इंटरनल कस्टमर को कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दी है या एम्प्लॉयज के लिए कौन सा रोल दिया है, तो उस तरह से ये क्या करेंगे, उस रोल में काम करेंगे या परफॉर्मेंस देंगे। ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज देन डेवलप आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल दिस फैक्टर्स। लेट अस सी दिस फैक्टर्स। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिजाइनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर बनाना है आपको, डिपार्टमेंट्स बनाने या ऑपरेशंस के हिसाब से डिवाइडेशन करना है, फंक्शन सेम सिमिलर फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट्स करने, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में वो भी चीज स्टडी की थी कि अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, एज पर फंक्शंस क्या किए हमने, वो डिपार्टमेंट्स बना दिए, जिसकी वजह से हम प्रॉपर कंट्रोल कर सकते, प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते और इफिशियंसी ला सकते कोई भी जॉब के अंदर। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल साइज है, साइज के हिसाब से हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल such as a single retail store, a two persons consulting firm or a restaurant, its structure can be a simple। यानी कि सिंगल रिटेल स्टोर आपका है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, कितने पर्सन्स का होना जरूरी है, वो लोग वो स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और वो स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल होगा। इन रियलिटी इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्मॉल, इट मे नॉट इवन हैव अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट और स्पेसिफाइड जॉब फंक्शन, इंडिविजुअल्स सिंपली परफॉर्म टास्क बेस्ड ऑन देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ability or need. Rules and guidelines are not prevalent and may exist only to provide the parameters within which organizational members can make a decision. Okay? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है, ऑर्गेनाइजेशन की साइज किस तरह की है। अगर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनता है तो ऑर्गेनाइजेशन वीक है, ये हमें समझ में आता है। उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, सब डिपार्टमेंट्स होंगे, तो उनको स्टडी करना, उनकी डिजाइन बनाना, ये सब कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह के ऑपरेशंस करती है, जैसे हमने फर्स्ट ईयर में वो भी चीज स्टडी की थी कि जोनल वाइज, जैसे कि ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है, लोकल है, रीजनल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है, तो आपके ऑपरेशंस किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केटिंग आपने स्टडी किया, इंटरनेशनल लेवल पे अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोर्ट इंपोर्टिंग के इसमें बिजी है, उस तरह के ऑपरेशंस करती है, तो ऑब्वियसली वो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा। ओके और वहां पे रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा पीपल्स की हो सकती है। स्ट्रेटेजी आप कौन सी अप्लाई कर रहे हो, वो कंसिडर किस चीज पे, मतलब वो डिपेंड किस चीज पे करता है कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है, उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है, बेस्ट प्रोडक्ट अगर है, न्यूएस्ट प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट के लिए हम कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, तो वो सब डिफाइन किया जाता है प्रोडक्ट के थ्रू। यानी कि प्रोडक्ट का आपका डिफाइन करना बहुत जरूरी रहेगा यहाँ पे।
एनवायरनमेंट किस तरह का है, यानी कि एनवायरनमेंट जो हमने आज तक स्टडी की है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, कल्चरल एनवायरनमेंट है, लीगल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। तो इन सारे एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद ही हम मार्केटिंग मिक्स जिस तरह से अप्लाई करते हैं उसी तरह से आपको रिटेलिंग मिक्स को यूज करना है। और एज पर एनवायरनमेंट हमें क्या करना है कि जो भी मार्केट की डिमांड है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे उन्होंने बताया इन स्टेबल एनवायरनमेंट द कस्टमर डिजायर्स आर वेल अंडरस्टूड एंड प्रोबेबली विल रिमेन कंसिस्टेंट फॉर अ रिलेटिवली लॉन्ग टाइम। यानी कि अगर स्टेबल एनवायरनमेंट आपको मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को, रिटेल ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है, तो पॉसिबल है वहां पे कस्टमर की डिजायर्स को कंप्लीट करना या अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट गड़बड़ है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं कि आपको वहां पे कोई सक्सेस मिल सके। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी रहेगा, टेक्नोलॉजी को समझना, उसमें इम्प्रूवमेंट करना, ये भी सारी चीजें इसके अंदर आती है। टाइप ऑफ डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटेशन के टाइप्स जैसे हमने देखे ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से वो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर स्मॉल स्टोर्स एंड सिंगल स्टोर्स। Initially, the owner, manager of a single store may be the entire organization. यानी कि जो ओनर है वही खुद मैनेजर होगा, अगर सिंगल स्टोर है तो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का वही मैनेजर होगा। When he or she goes to lunch or heads home, the store closes। मतलब मैनेजर जब absent है तो आपका स्टोर क्लोज करना, यहाँ पे क्या होगा, जरूरी रहेगा। सेल्स ग्रो, द ओनर मैनेजर हायर्स एम्प्लॉइज। अगर आपको सेलिंग को बढ़ाना है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज को हायर करना बहुत जरूरी, क्योंकि आपके एब्सेंस में आपको स्टोर बंद ना करवाना पड़े। तो इसके लिए कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय एक्टिविटीज इज इजियर इन अ स्मॉलर स्टोर देन इन अ लार्ज चेन ऑफ स्टोर्स। यानी कि आपको जो भी कोऑर्डिनेशन करना है, कंट्रोलिंग करना है एम्प्लॉय एक्टिविटीज को, तो स्मॉल स्टोर्स के अंदर वो पॉसिबल है, लार्ज चेन स्टोर्स जो है उसके अंदर पॉसिबल नहीं होगा। सो द ओनर मैनेजर सिंपली असाइन टास्क टू ईच एम्प्लॉय एंड वॉचेस टू सी दैट दिस टास्क आर परफॉर्म प्रॉपर्ली। तो एज अ मैनेजर आपका रोल क्या बनता है कि अगर आपका लार्ज चेन स्टोर है तो मैनेजर ने असाइन करना है टास्क हर एक एम्प्लॉय के लिए, और उनका जो भी सुपरवाइज करना है उन्हें, या ऑब्जर्वेशंस लेने की वो टास्क को प्रॉपर्ली कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। So because the number of employees is limited, single store retailers have little specialization. Each employee must perform wide range of activities and the owner manager is responsible for all the management tasks। यहाँ पे एक अकेला जो ओनर मैनेजर है सिंगल स्टोर के अंदर, उसकी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक चीज को मैनेज करना, एक्टिविटीज पे ध्यान रखना। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की रहेगी। एज सेल्स कंटिन्यू to increase specialization in management may occur when the owner manager hires additional management employee। मैंने जैसे आपको बताया, आपको अगर सेल्स को इंक्रीज करना है, सिंगल स्टोर है, तो आपको कुछ जो एम्प्लॉयज है वो हायर करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो स्मॉल रिटेलर के लिए उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ओनर मैनेजर, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल। वो अकेला कौन कौन से जॉब कर रहा है देख सकते हैं आप, मर्चेंडाइज मैनेजर, मर्चेंडाइज मैनेजमेंट, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। यहाँ पे मर्चेंडाइज मैनेजर एक स्टोर मैनेजर है, एक अकाउंटेंट के लिए है। ओके, अकाउंटेंसी के लिए। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिटेल स्टोर चेन, डिपार्टमेंट स्टोर। अभी हमने सिंगल स्टोर का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी किया। यहाँ पे स्टोर की चेन है यानी डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट स्टोर है, तो उसका भी स्टडी हमें इसमें करना है। आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर दिया है, एक बार आप देख सकते हो। सीईओ, उसके अंदर कितने सारे पर्सन्स काम कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइवेट लेवल प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट डायरेक्ट चैनल से, ग्लोबल ऑपरेशंस प्रेसिडेंट है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो हमें क्या करना है, इसका डिस्क्रिप्शन देखना है कि चेन अगर रहती है, स्टोर की चेन, आपने ये डायग्राम नहीं निकाली तो भी चलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपको समझने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर स्टडी करते वक्त जो पॉइंट्स दिए उन्होंने, स्टोर से, ऑपरेशन से, तो
डिपार्टमेंट के अंदर या जो स्टोर की चेन है उसके अंदर किस तरह से वर्क किया जाता है, फंक्शंस किस तरह से कंप्लीट किए जाते हैं। तो इन द फॉलोइंग सेक्शन वी डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल रिटेल चेन। Overseeing and responsible for the entire organization is the chief executive officer. यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज कॉल्ड सीईओ. He is the head of that. He is the manager and he is the executive officer. Reporting directly to the CEO is the president of global operations, president of direct channels, president of private label operations. Also reporting to the CEO is the senior vice president of merchandising, senior vice president of stores, and senior vice president of operations, plus the chief marketing and financial officers. Okay, so let us see first one, stores. The senior vice president of stores supervises all activities. Supervision कौन करेगा? तो vice president जो है, senior vice president, वो लोग क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे रिलेटेड टू स्टोर्स एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग वर्किंग विद द रीजनल मैनेजर्स. रीजन्स के हिसाब से हमने जो डिपार्टमेंट्स बना दिए, तो रीजनल मैनेजर्स का जो भी काम है, जो भी एक्टिविटी है, उसे सुपरवाइज किया जाएगा. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, डिपार्टमेंटेशन का जो पार्ट हमने फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में स्टडी किया था, उसके अंदर जितने, जैसे कि जोनल वाइज उन्होंने क्या किया था कि डिपार्टमेंट अलग अलग मैनेजर्स को एक एक डिपार्टमेंट दिया था, नॉर्थ जोन, साउथ जोन. तो वैसे यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपकी चेन है, स्टोर की चेन है, तो इंडिविजुअल स्टोर मैनेजर्स क्या करेंगे? ये हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, कंट्रोलिंग कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं. सो स्टोर मैनेजर्स इन लार्ज स्टोर्स हैव सेवरल असिस्टेंट स्टोर मैनेजर्स हु रिपोर्ट टू देम. यानी असिस्टेंट्स भी रखे जाते हैं. स्टोर मैनेजर्स के क्या करेंगे? फिर इनके थ्रू काम किया जाएगा यहाँ पे, असिस्टेंट के थ्रू. One assistant manager is responsible for administration and manages the receiving, restocking and presentation of the merchandise in the store. यानी कि जो असिस्टेंट मैनेजर रखा है आपने, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मेंशन की कि एडमिनिस्ट्रेशन करना है उसे, और जो भी कौन सी चीजें मैनेज करनी है, यानी कि रिसीव करना है, किसी प्रोडक्ट को रिसीव करना, रीस्टॉक करना, प्रेजेंट करना, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस असिस्टेंट की हो सकती है. Another is responsible for human resources, including selecting, training. मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया उन्होंने, स्टोर्स के अंदर किस तरह से डिस्पोज किए जाते हैं, डेलीगेट किए जाते हैं. सिलेक्टिंग करना है, ट्रेनिंग देना है, इवैल्यूएशन करना है. थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशंस. अभी हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग मैनेजर है, तो थर्ड मैनेजर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑपरेशंस पे ध्यान देना है, स्टोर मेंटेनेंस देखना, स्टोर की सिक्योरिटी के बारे में देखना. ईच region has a regional planners who work as a liaisons between stores in their region. Okay, now let us see operations. Operations के अंदर क्या दिया है कि different type of operations दिए, जैसे chief operations officer COO, overseas managers in charge of management information system MS system को मैनेज करने वाला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट करने वाला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करने वाला. हर एक ऑपरेशन जो है ह्यूमन रिसोर्स को अगर मैनेज करना है, तो ये सब इस स्टोर चेन के अंदर आपको मैनेज करना है. मार्केटिंग के हिसाब से अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ये स्टडी कर रहे हैं हम लोग. तो मार्केटिंग के वक्त हम क्या करेंगे? सीएमओ यानी चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीएमओ वर्क्स विद स्टाफ टू डेवलप एडवर्टाइजिंग. अभी इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा कि ये बिग चेन है, स्टोर चेन है, तो यहाँ पे मार्केटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, वो लोग एडवर्टाइजिंग करेंगे. उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? फिर स्ट्रक्चर कैसा है कि अलग डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, तो एडवर्टाइजिंग करना है उन्हें, प्रमोशंस प्रोवाइड करने, प्रमोशनल प्रोग्राम्स बनाने. मैनेजर्स इन चार्ज ऑफ पब्लिक रिलेशंस, एनुअल इवेंट्स, क्रेडिट मार्केटिंग and cause related marketing initiatives also report to the CMO. Okay,
फाइनेंस का फिर अलग डिपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या किया जाएगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, CFO, वर्क्स विथ CEO ऑन फाइनेंशियल इश्यूज। अभी फाइनेंशियल इश्यूज कौन से रहते हैं, इक्विटी डेप्टर स्ट्रक्चर, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, इस तरह के जो भी ऑपरेशंस है वो मैनेज करने हैं। जो आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो इन सारी चीजों को मैनेज करेगा। मतलब बिग स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो है रिटेल का, तो उसके अंदर इस तरह से डिपार्टमेंट्स रहेंगे। अभी प्राइवेट लेवल के अंदर उन्होंने एक चीज बताई, प्राइवेट लेवल प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंसेप्चुअलाइजेशन, डिजाइन, सोर्सिंग, क्वालिटी कंट्रोल, marketing of private label and exclusive merchandise when the private label organization is separate division. As shown above, buyers in the merchandising division often evaluate the private label merchandise offering as they would any other vendor, and they are therefore free to accept or reject the merchandise offer. Private label organizations क्या करते हैं कि अलग अलग डिवीजन के थ्रू मर्चेंडाइज को सेल किया जाता है, तो बायर्स क्या करेंगे, उसके अंदर इवैल्यूएशन करेंगे और जो भी ऑफर्स आपने दिए हैं प्राइवेट लेबल मर्चेंडाइज के, तो एक को किसी एक को सिलेक्ट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, या किसी एक मर्चेंडाइज को रिजेक्ट भी किया जा सकता है प्राइवेट लेबलिंग के अंदर। तो ये जो कंसेप्ट है, तो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनका जॉब एग्जैक्टली क्या है, डिजाइन करना, सोर्सिंग करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, इस तरह का जॉब इनका होगा। डायरेक्ट चैनल्स के अंदर कौन सी चीज दिखाई देती है, देखो, the president of direct channels is responsible for the selection and pricing of the merchandise assortment offered through the catalog and internet channels, the maintenance and design of the retailers website, customer call centers and the fulfillment centers that fill orders for individual customer। यानी कि डायरेक्ट चैनल के थ्रू किस तरह से फंक्शंस किए जाते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट चैनल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर सिलेक्शन एंड प्राइसिंग ऑफ द मर्चेंडाइज असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट करना यानी मर्चेंडाइज वैरायटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करना, वैरायटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करना, मतलब किस चीज के थ्रू, डायरेक्ट चैनल्स के अंदर कौन से चैनल्स आते हैं, तो कैटलॉग एंड इंटरनेट चैनल्स जो है, द मेंटेनेंस एंड डिजाइन ऑफ द रिटेलर्स वेबसाइट, वेबसाइट के थ्रू कभी कभी आप लोग डायरेक्टली क्या करते हो, सेलिंग करते हो, कस्टमर कॉल सेंटर्स भी है, एंड द फुलफिलमेंट सेंटर्स दैट फिल ऑर्डर्स फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स। तो इस तरह से वो डायरेक्ट चैनल यूज किया जाता है, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। ग्लोबल लेवल पे जो ऑपरेशंस किए जाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ग्लोबल ऑपरेशंस प्रेसिडेंट ओवरसीज रिटेलिंग ऑपरेशंस आउटसाइड द होम कंट्री, यानी कि जो आपकी बाउंड्री है, अक्रॉस बाउंड्रीज आपका जो भी बिजनेस है, तो उसके ऑपरेशंस कुछ अलग रहेंगे, तो वो मैनेज करने के लिए एक अलग प्रेसिडेंट रखा जाएगा। द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी of this operation is determined by the number of countries served and number of stores within each country regardless of size. Many of the functions performed by the home country operation are duplicated in the global operation। मतलब कि होम कंट्री यानी आपके जो भी डोमेस्टिक मार्केट में ऑपरेशंस किए जाते हैं, वही कभी कभी डुप्लीकेट उसका या कॉपी की जाती है फॉरेन मार्केट में। सो फॉर इंस्टेंस द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली has merchandising, stores and operations divisions. It will also have a vice presidents or directors in charge of marketing and finance. Okay. There are two major issues in the design of retail organization that have to be addressed are the degree to which decision making is centralized or decentralized। यानी कि ग्लोबल ऑपरेशंस करने हैं, प्रेसिडेंट जो है ऑपरेशंस करते वक्त कुछ इश्यूज है जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे, तो उसके लिए किस तरह से डिजाइन किया जाता है, जो इश्यूज है मेजर इश्यूज, तो आप सेंट्रलाइज सिस्टम रखते हो या डिसेंट्रलाइज सिस्टम रखते हो डिसीजन मेकिंग के लिए, ये डिसाइड किया जाता है डिजाइन के अंदर। अप्रोचेस यूज टू कोऑर्डिनेट मर्चेंडाइज एंड स्टोर मैनेजमेंट, यानी कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से होगा मर्चेंडाइज का या स्टोर मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा, ये एक मेजर इशू है डिजाइनिंग के अंदर। द फर्स्ट इशू ट्रांसलेट्स इनटू वेदर द डिसीजन अबाउट एक्टिविटीज सच एज merchandise management, information and distribution system and human resource management are made by regional, so district or store managers or by managers in the
कारपोरेट हेडक्वार्टर्स। अभी सेकेंड इशू उन्होंने बताया कि किस तरह से आता है, तो इट कैन बी अराइज बिकॉज रिटेलर्स डिवाइड मर्चेंडाइज। रिटेलर्स क्या करते हैं, मर्चेंडाइज को डिवाइड करते हैं, एंड स्टोर मैनेजमेंट एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। यानी आपके फर्म के अंदर ही, विद इन द फर्म, यानी आपके फर्म के अंदर स्टोर मैनेजमेंट जो किया जाता है, तो वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, यानी कि मर्चेंडाइज भी डिवाइड किए जाते हैं। दस दे नीड टू डेवलप वेज टू कोऑर्डिनेट दीज इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज। यानी कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उनको एक साथ लाना, या उनके उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन है वो करना, ये भी एक आपका आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक सेकेंड इशू है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। डिजाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन की अगर प्रॉपर नहीं है तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन होना पॉसिबल नहीं है। तो ये हमें सब देखना है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, मर्चेंडाइज को मैनेज करना है, स्टोर मैनेजमेंट भी करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सेकेंड यूनिट है रिटेलिंग का आज के लिए पूरा कंप्लीट हो रहा है। इसके पीछे जो क्वेश्चनरी है वो सॉल्व किए जा सकते हैं, या आप नोट्स भी निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शंस आपके हाथ में। कोई अगर दिक्कत है, आपको कोई पॉइंट अगर नहीं समझा है तो आप पूछ सकते हैं। सो आज के लिए यहाँ तक रुकते हैं। थैंक यू सो मच।